लीड्स टेस्ट मैच के तीसरे दिन का गेम चल रहा था और तब सुनील गावस्कर ने कमेंट्री में कही थी एक बात, सुकांत अगर आपको याद हो, कि उन्होंने कहा था कि जो डीआरएस है ना उसका नाम बदल देना चाहिए। और नाम क्या रखा जाना चाहिए? तो धीरज रखो सिराज। यानी कि इसलिए क्योंकि सिराज जो है ना, सिराज जब भी उनकी बॉल जो है, या तो वो एज की गुंजाइश होती है जहाँ पे एकदम बैट के क्लोज गई हो, या फिर पैड पे लगती है, वो एकदम चार्ज अप हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि रिव्यू ले लिया जाए। उसके लिए वो विकेट कीपर और कप्तान, मतलब पहले विकेट कीपर से सलाह भी नहीं लेते, उनको ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जैसे लगा ही है एकदम आउट है। और कप्तान को तो पूरा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। अब आते हैं लॉर्ड्स टेस्ट मैच पे, इसमें चौथे दिन का खेल चल रहा है। सेम वही चीज़ें हुई, बैट बॉल लगी एकदम जाके प्लेयर के अगले पैड पे, और उसके बाद सिराज जिस तरीके से पम्प्ड अप होके आए, किसी को भी ये भरोसा नहीं था, एक भी प्लेयर को ये भरोसा नहीं नज़र आ रहा था कि ये जो गेंद है उस पर वो आउट है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बॉल जो है वो ऊपर से निकल जाएगी। तो उसके बाद जैसे तैसे करके उन्होंने रिव्यू लिया और कप्तान को मनाया। कप्तान ने भी क्या करे, इतने बार वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, एकदम कन्विंस कर रहे हैं कि आउट है भाई, आउट है, आउट है, आउट बिल्कुल, है। कप्तान क्योंकि उसमें हो क्या गया था कि जस्ट उससे एक ओवर पहले, मतलब सिराज के पिछले ओवर में सेम इसी तरह का एक रिव्यू हुआ। और उस समय सिराज बहुत कन्विंस थे और इवन कीपर भी उस समय कन्विंस थे और शुभमन गिल भी लग रहे थे कन्विंस्ड, और सबने रिव्यू किया था और सेम लगभग उसी हाइट की एलबीडब्ल्यू की है। एलबीडब्ल्यू की अपील थी। और उस वक्त क्या हुआ कि हमने एक रिव्यू गंवा दिया, विकेट मिसिंग थी, अंपायर ने नॉट आउट दिया था और वो विकेट हम लेने का जो चांस था वो तो गवाया ही, साथ ही एक रिव्यू भी गवा दिया। अब ये 11वें 12वें ओवर की बात है, जो दूसरा रिव्यू जो 12वें ओवर में लिया, उस समय मैच को अगर आप देखें तो 12 ओवर में अगर आप 2 रिव्यू बर्न कर लें तो बहुत रिस्क होता है। बहुत रिस्क हो जाएगा, और ये इनिंग में तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और इस लिहाज से भी बाकी कोई कन्विंस नहीं था, लेकिन सिराज जिस एनर्जी से उसमें लगे, सिर्फ सिराज कन्विंस थे, कोई और कन्विंस नहीं। आप देख लो, जुरेल का रिएक्शन देख लो, किसी की भी बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे ना, कोई भी प्लेयर, सब एकदम जैसे मजे लेने लगते हैं ना कि और यार ये फिर इसीलिए से। आप एक चीज गौर भी करोगे जिस समय रविराज, कि जब ये विकेट गिरा और जब ये फाइनली डिसाइड हुआ तो सिराज अकेले खड़े थे, मतलब उनके पास भी कोई खड़ा नहीं था, मतलब वो बाकी सब ग्रुप में थे, उनको उम्मीद नहीं थी। जब जैसे ही पता चला कि विकेट को हिट कर रही है और अंपायर को अपने डिसीजन को बदलना पड़ेगा, वो मोमेंट बहुत बड़ा मोमेंट था। और सिराज ने जिस तरह सिराज का रिएक्शन था वो दर्शा रहा था कि वो क्यों श्योर थे इतने। हालांकि जो बात आपने बोली है ना, वो क्यों है वो भी हमने पहले वाले रिव्यू के कारण देखा है। बिल्कुल वो ऐसे, क्योंकि अक्सर सिराज के साथ होता है, हमने देखा है कि चाहे वो बीजीटी हो या कहीं भी कोई भी सीरीज में, वो रिव्यू जैसे ही उन पे लगती है बॉल, विकेट कीपर मतलब उस पे पैड पे जाके टकराती है, सिराज एकदम पम्प्ड अप हो जाते हैं। रवि शास्त्री भी, रवि जानते हैं, अभी हाँ। रवि शास्त्री भी बोल रहे थे उस चीज को जो आपने बोला। वो अभी लॉर्ड्स टेस्ट में अभी जस्ट वो जो बर्न हो गया पहला रिव्यू, तो रवि शास्त्री ने कहा कि कप्तान शुभमन गिल को दो चीजें समझनी होगी। इस टीम में दो बहुत इमोशनल प्लेयर हैं, एक मोहम्मद सिराज और दूसरे जडेजा, जो बहुत ज्यादा रिव्यू के लिए एकदम हाँ वो बहुत करते हैं। फोर्स करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इनको देखना पड़ेगा कि क्या वो रिव्यू लेने लायक होगा। और इसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है, इसमें उन्होंने चर्चा की कि बहुत बड़ा रोल आता है विकेट कीपर का। और उन्होंने फिर धोनी की चर्चा की, धोनी इस मामले में बहुत सटीक थे, वो हमेशा रिव्यू को लेकर के, और यहाँ पे जुरेल को वो काम निभाना पड़ेगा। विकेट कीपर को ये चीज़ जो है ना वो ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि उनको क्लैरिटी रहती है, उनको बॉल सामने से दिखती है। लेकिन जिस तरीके से आज सिराज ने वो जो रिव्यू लिया, और फिर ओली पोप जिस तरीके से आउट हुए, एक बार फिर से आपको बता दूं कि ओली पोप को उन्होंने आउट किया था इस रिव्यू पे, और वो जो विकेट था वो एकदम से गेम चेंजिंग अब मोमेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर ओली पोप का विकेट गिरा है, आप पहले सेशन में 4 विकेट हासिल कर चुके हो, तो इंग्लैंड की टीम अब बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। सिराज के साथ हमेशा हमने देखा है कि जब उनको शुरू में 1-2 विकेट मिल जाते हैं, फिर एक बार जब उन्होंने लय हासिल कर ली, तो वो लोग कंटिन्यू फिर परेशान करते हैं टीम को। बुमराह एक साइड से परेशान कर रहे हैं, उनको एक साथी चाहिए था, और इस इनिंग में लग रहा है कि सिराज वो साथी बनकर उभरे हैं। बिल्कुल। और रवि जैसा आपने बोला कि 4 विकेट पहले सेशन में गंवा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक कोई भी लीड नहीं थी, और लीड जो भी अभी इंग्लैंड बनाएगी वही रन इंडिया को चेज करना होगा। उस लिहाज से इंडियन टीम चाहेगी कि जो बचे हुए 2 सेशन हैं उसमें उनका गेम कंप्लीट करके और फिर चेज के लिए जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि बहुत रिस्की हो चेज, कोई बहुत लंबा चेज हो। क्योंकि अगर इस टेस्ट मैच को जीतना है तो टीम इंडिया को बहुत बड़े स्कोर के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रवि गौर करोगे तो पिच में बहुत मदद मिल रही है। बहुत ज़्यादा बॉलर्स हाँ, के लिए। पेसर्स के लिए
लिए तो बहुत मतलब लगातार अनइवन बाउंस है, जो जनरली आप देखते हो लॉर्ड्स टेस्ट में ऐसा होता है कि लॉर्ड्स में जब टेस्ट मैच होता है तो अनइवन बाउंस आपको चौथे पांचवें दिन देखने को मिलता है। वो चीज़ बैटिंग मुश्किल होती जाती है, जैसे जैसे गेम बढ़ता जाता है बैटिंग मुश्किल होती जाती है। और ऐसा देख के लग रहा था कि बैट्समैन जो है ना, वो एक होता है कि माइंडसेट के साथ खेलते हैं कि अच्छा ये गेंद यहाँ टप्पा खाएगी तो इस उछाल पे आएगी, वो उछाल कोई गेस ही नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा अनइवन बाउंस है। आपको क्या लगता है कि क्या स्कोर जो है उस स्कोर तक हमें इंग्लैंड की टीम को रोक लेना चाहिए? क्योंकि अगर मैं अभी तक जो देख करके समझ पाया हूं, उसमें 220-30 भी इंडिया के लिए चेज करना मुश्किल आसान हो नहीं जाएगा, होगा। मुश्किल होगा, हाँ। तो वो जितना कम से कम हमारे लिए चेज करने के लिए हो उतना बेहतर है, क्योंकि लेकिन अब रूट और स्टोक्स, जब पहला सेशन खत्म हुआ है, रूट और स्टोक्स क्रीज पे है, और ये एक ऐसी जोड़ी है जिसके बाद सिर्फ आप जेमी स्मिथ आने बचे हुए हैं जो एक डेजिग्नेटेड बैटर है। तो अब क्या लगता है कि इन दोनों को, खास के रूट, हमारे लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? क्योंकि रूट मुझे लगता है एक स्ट्रेटजी में थोड़ी सी गड़बड़ी मैं मानता हूँ कि शुभमन गिल ने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी की कि रूट सबसे खतरनाक प्लेयर थे। अगर आपको सेकंड इनिंग में उनको इस तरह से प्लान करना चाहिए था कि बुमराह का जब स्पेल है या फिर हम उसको उस तरह से यूज़ करें या बुमराह को उस तरह से लाएं कि रूट जिस समय आए उस समय हमें बुमराह को बुमराह लगाना को हो लगाना होगा, और उनको आउट कर दे। आउट करना। अभी देखेंगे कि आप 17 रन रूट बना चुके हैं, 40 बॉल खेल चुके हैं। तो ये जो 40-45 बॉल खेलने के बाद जो कॉन्फिडेंस उनके पास आया है, और अभी तक बुमराह को उनको फेस कितना करना पड़ा है, लगभग 2 ओवर, उससे ज़्यादा उनको फेस नहीं करना पड़ा। तो लगातार जो आकाशदीप और नीतीश रेड्डी जो एक ओवर एक दोनों साइड से आ रहे थे, दोनों को सफलताएं मिली है, दोनों को एक विकेट मिले, लेकिन जो रूट को सेट करने वाली बात थी ना, वो वहाँ पे बेस्ट बैटर वर्सेस बेस्ट बॉलर वाली सीन होनी चाहिए, रैंकिंग की बात नहीं हो रही है। मतलब जो रूट अभी करंटली आप देखोगे तो टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बैटर है आर्ग्यूबली। तो और हमारे पास बॉलर जो है जसप्रीत बुमराह के जैसा तो अभी कोई भी बॉलिंग नहीं कर रहा है। तो ये सही बात आपने कही है। तो उम्मीद यही होगी कि अब टीम इंडिया जो है पहले जो रूट को जल्दी आउट करे, क्योंकि जो रूट बहुत खतरनाक, इन सब पिचेस पे बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। बेन स्टोक्स भी हैं, जेमी स्मिथ भी है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि दूसरे सेशन तक जो है ना, इस गेम को ख़त्म कर दें, और जितना कम टारगेट, यानी कि 200 से कम का जितनी ही टारगेट अगर मिले ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैटिंग बहुत मुश्किल होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी क्या स्कोर होता है, क्या स्कोर होना चाहिए, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैच से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे। मेरे साथी हैं सुकांत, मेरा नाम है रविराज, और वीडियो को शूट किया हमारे भाई आदित्य ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।